दोस्तों आज हम भारत के कुछ ऐसे कानून के बारे में बताना चाहेंगे, यानी कि इस वीडियो में हम कुछ ऐसे कानून कवर करेंगे, कुछ ऐसे लॉज के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या ये भी लॉ होते हैं और हर भारतीय को ये जानना जरूरी है कि इस तरह के नियम भी होते हैं। दोस्तों मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्र LLB। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है या आप मेरी वीडियो को वॉच करते हैं तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए हम एक नज़र उन कानून के बारे में जान लेते हैं कि किस तरह के कानून होते हैं। देखिए हमारा जो संविधान है, संविधान में हमारे बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। ये कानून क्यों बनाए गए हैं? ये कानून इसलिए बनाए गए हैं कि जो आम लोग हैं उनका शोषण ना हो सके, महिलाओं का शोषण ना हो सके और एक कानून व्यवस्था बनी रहे। तो यही सारी चीज़ें जो है हमारे संविधान से जुड़ी हुई होती हैं। हमारे लॉ जो है वो संविधान पे डिपेंड होता है। तो उसी के मैं कुछ कानून आपको बताऊंगा जो आपको जानने चाहिए। दोस्तों मोटर व्हीकल एक्ट 1988 सेक्शन 185 और 202 में ये कहा गया है कि अगर किसी भी जो व्यक्ति ड्राइविंग कर रहा हो, ड्राइविंग के समय अगर किसी भी व्यक्ति के ब्लड में 100 ml ब्लड में अगर अल्कोहल की मात्रा 30 mg से ज़्यादा मिल जाती है या पाई जाती है तो उस ऐसे व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी कि ये समझ लीजिए 100 ml ब्लड में 30 mg से ज़्यादा अल्कोहल पाने पर पुलिस आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। दोस्तों आपराधिक प्रक्रिया संहिता सेक्शन 46 यानी कि 46 में ये कहा गया है कि किसी भी महिला को शाम के 6 बजे के बाद और सुबह के 6 बजे से पहले, यानी कि कह सकते हैं कि शाम को 6 बजे के बाद और सुबह के 6 बजे से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ कंडीशन होती है कि रात में भी महिला को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो मैंने लास्ट में एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें कवर किया है वो टॉपिक कि क्या कंडीशन हो सकती है, किस तरीके से रात में भी महिला को गिरफ्तार किया जा सकता है। बट ये एक कानून है। दोस्तों भारतीय दंड संहिता 166A का क्या कहना होता है? देखिए इस एक्ट में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि कोई भी पुलिस कर्मचारी आपकी FIR को लिखने से मना नहीं कर सकता। अगर कोई भी पुलिस कर्मचारी ऐसा करता है या ऐसा करता पाया जाता है और उस पर कार्रवाई की जाती है तो उसको 6 महीने से लेके 1 साल तक की जेल का प्रावधान होता है इस एक्ट के अकॉर्डिंग। दोस्तों भारतीय दंड संहिता की धारा 498 में क्या कहती है? वैसे तो 498 के अलग अलग प्रावधान हैं, बहुत सारी कंडीशन होती हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि अगर कोई भी शादीशुदा व्यक्ति किसी अविवाहित लड़की या फिर किसी विधवा से संबंध बनाता है, यानी कि फिजिकल रिलेशनशिप में रहता है, तो ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। दोस्तों अब बात करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 के बारे में, यानी कि 13 के बारे में। इसमें क्या कहा गया है? कौन व्यक्ति तलाक के लिए अर्जी दे सकता है, कौन किस कंडीशन में दे सकता है और कैसे तलाक को अप्लाई कर सकता है। तो वही सारी चीज़ें इस एक्ट में कही गई हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि तलाक जो है कोई भी पति पत्नी जो है अपनी मर्जी से अर्जी दे सकता है, अप्लाई कर सकता है, पर उसमें कुछ कंडीशन होती हैं जो देखनी होती हैं कि ये कंडीशन है तो वो तलाक के लिए अप्लाई कर सकता है, कोर्ट में अर्जी दे सकता है। तो जान लेते हैं वो कौन सी कंडीशन है। दोस्तों अब बात करते हैं कि वो कौन सी कंडीशन है। देखिए एक कंडीशन ये होती है कि शादी के बाद कहीं भी कोई बाहर फिजिकल रिलेशनशिप में है और उसके पार्टनर को दिक्कत है तो वो डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके बाद अगर किसी का फिजिकल रिलेशनशिप 12 महीने यानी कि 1 साल तक नहीं हो पा रहा है या कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं तो वो भी अपनी अर्जी को दे सकता है। इसके बाद अगर कोई भी पार्टनर ना पूछ सकता है यानी कि फिजिकल फिट नहीं है तो उस कंडीशन में भी तलाक के लिए अर्जी दी जा सकती है। दोस्तों कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं कि जैसे बिना बताए घर छोड़कर चले जाना और अता पता ना होना। इसके बाद एक कंडीशन ये होती है कि अगर कोई भी व्यक्ति वैराग्य हो जाता है यानी कि संन्यास ले लेता है और 7 साल तक उसका कोई अता पता नहीं होता है तो इस कंडीशन में भी तलाक के लिए अप्लाई कर सकता है, उसका पार्टनर कोर्ट में अर्जी लगा सकता है। एक कंडीशन ये होती है कि अगर हस्बैंड वाइफ हैं, सपोज करिए एक हस्बैंड है और एक वाइफ है, कोई भी उनमें से अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है यानी कि हिंदू धर्म में है और किसी और धर्म में कन्वर्ट हो जाता है उसमें से एक, और सेकंड को विपत्ति होती है
वो अपना धर्म परिवर्तन नहीं करता है, तो इस कंडीशन में सेकंड पार्टनर जिसने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया है वो तलाक के लिए अर्जी दे सकता है और इस चीज़ को कंसीडर कर लिया जाता है। ये कुछ आधार होते हैं तलाक के लिए अप्लाई करने के लिए। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों अब बात करते हैं मोटर व्हीकल एक्ट, यानी कि मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 129 में बाइक पर हेलमेट लगाने का प्रावधान होता है, यानी कि जो भी बाइक चालक है, बाइक चला रहा है, तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग उसको हेलमेट लगाना कंपलसरी होता है, ज़रूरी होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 128 के बारे में। अगर कोई भी बाइक चालक है, बाइक ली हुई है, तो उस पर 2 व्यक्तियों के बैठने का प्रावधान होता है कि 2 व्यक्ति बैठ सकते हैं। 2 से अधिक अगर बैठते हैं तो वो गैर कानूनी हो जाता है, उस पर फाइन चार्ज होता है, यानी कि फाइन लगा दिया जाता है। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि गाड़ी या बाइक से एक ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी या कोई भी पुलिस कर्मचारी चाबी निकालकर भाग जाता है। क्या ये सही होता है? नहीं, ये बिल्कुल गैर कानूनी होता है। इसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अगर आप चाहें तो केस दर्ज करा सकते हैं जिस पर उसको सजा का प्रावधान भी होता है। ऐसा करना बिल्कुल गैर कानूनी होता है। ये कानून में यानी कि लॉ में कहीं भी प्रावधान नहीं है कि कोई भी पुलिस कर्मचारी या ट्रैफिक कर्मचारी किसी की गाड़ी या बाइक की चाबी निकाल ले या चाबी निकालकर एक साइड बैठे जाए। ज़्यादातर ये कंडीशन होती थी, अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है। जैसे जैसे लोगों को लॉ के बारे में पता चल रहा है और लोगों को जानकारी हो रही है, तो वो उनसे बोलते हैं कि आपने मेरी चाबी कैसे निकाली, ये गैर कानूनी है, तो वो समझ जाता है कि हाँ इसको नॉलेज है और ये मेरे ऊपर एक्शन ले सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं FCRA 2010। तो 2010 में एक कानून बनाया गया था कि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी कंपनी से किसी त्यौहार या किसी ऐसे मौके पर किसी गिफ्ट की डिमांड करता है या किसी गिफ्ट को लेता है तो वो एक रिश्वत का रूप होता है, रिश्वत की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसा करना गैर कानूनी होता है। कोई भी सरकारी कर्मचारी आपसे किसी त्यौहार मौके पर गिफ्ट की डिमांड नहीं कर सकता। अगर कोई भी ऐसा करता पाया जाता है तो उसको सजा का प्रावधान भी होता है। दोस्तों अब बात करते हैं अधिकतम खुदरा मूल्य अधिनियम 2014, यानी कि 2014 में एक अधिनियम बनाया गया, एक कानून बनाया गया जिसमें कोई भी दुकानदार या कोई भी कंपनी जो सामान बेच रही हो, प्रोडक्ट को सेल कर रही हो, कस्टमर को दे रही हो, उस पर एक MRP अंकित होती है, यानी कि MRP को लिखा जाता है। वो दुकानदार किसी भी ग्राहक से उस MRP से ज़्यादा का अमाउंट चार्ज नहीं कर सकता है, डिमांड नहीं कर सकता है। अगर कोई भी दुकानदार ऐसा करता पाया जाता है, MRP से ज़्यादा का सामान बेचता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन इसमें सेकंड कंडीशन की बात करें कि कोई भी ग्राहक वो दुकानदार से मोल भाव कर सकता है और MRP से कम पर सामान को परचेज कर सकता है। यानी कि मोटे शब्दों में समझ लीजिए कि कोई भी दुकानदार अधिकतम खुदरा मूल्य यानी कि MRP से ज़्यादा पर सामान को नहीं बेच सकता, ये गैर कानूनी होता है। कोई भी ग्राहक और मोल भाव करके किसी दुकानदार से MRP से कम पर सामान को परचेज कर सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के बारे में। दोस्तों ये धारा कहती है कि कोई भी ऑफिस किसी कर्मचारी की सैलरी को रोक लेता है। अगर किसी भी कर्मचारी की सैलरी किसी ऑफिस के द्वारा नहीं दी जाती है तो वो कर्मचारी उस ऑफिस के खिलाफ, उस कंपनी के खिलाफ कानूनन कार्रवाई कर सकता है। ये जो कानूनन कार्रवाई का समय होता है वो 3 साल का होता है, यानी कि 3 साल के अंदर अंदर वो कभी भी उस कंपनी पर, उस ऑफिस पर, उस फर्म पर कानूनन कार्रवाई कर सकता है। तो उसको सैलरी के साथ जो भी बेनिफिट होते हैं वो दिलवाए जाते हैं। लेकिन अगर कोई भी कर्मचारी 3 साल से बाद में, यानी कि 3 साल उसको हो चुके हैं और उसके बाद वो FIR करता है तो उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है और इसका कोई भी हर्जाना नहीं दिया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं हिंदू गोद लेना और रखरखाव अधिनियम 1956 के बारे में, यानी कि 1956 के बारे में। ये एक्ट क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति, हिंदू व्यक्ति, बात समझ लीजिए कि हिंदू व्यक्ति, कोई भी हिंदू व्यक्ति जिसके अपना पुत्र है, पोता है, परपोता है, वो किसी दूसरे लड़के को किसी भी कंडीशन में गोद नहीं ले सकता है। कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि वो गोद ले पाए। अगर कोई भी इस कंडीशन से अलग है, जिसके ना पुत्र है, ना पोता है, ना परपोता है, तो वो गोद ले सकता है। लेकिन उसमें एक कंडीशन होती है, गोद लेने वाले के
और गोद लिए जाने वाले बच्चे के बीच में 21 सालों का अंतर होना चाहिए, यानी कि 21 साल का गैप होना चाहिए, तभी ऐसे बच्चे को गोद लिया जा सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं दिल्ली शहर के बारे में। दिल्ली शहर में जैसा कि एक मेट्रो सिटी है और बहुत लोग रेंटेड होते हैं, रेंट पे रहते हैं। तो कुछ लोग तो क्या होता है, ओनर और जो रेंट पे रह रहे हैं वो अपना रेंट एग्रीमेंट करा लेते हैं। वो अपने एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। जो भी नोटिस उनको देना है खाली करते समय या जो भी मकान मालिक को देना है, वो सारी चीज़ें एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हो जाती है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि कुछ ओनर भी रेंट एग्रीमेंट नहीं कराना चाहते और कुछ जो रेंट पर मकान को लेते हैं या कमरा लेते हैं वो भी एग्रीमेंट नहीं कराते हैं। तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है कि क्या मकान मालिक कभी भी किसी किराएदार को निकाल सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि पर्टिकुलर उसको मकान, अगर अपना मकान खाली कराना है या कोई कमरा किराए पे दिया हुआ है ओनर ने, उसको खाली कराना है, तो उसको एक पर्टिकुलर नोटिस देना होता है अपने किराएदार को, यानी कि भाई ये जो है हम कमरा या मकान खाली कराने वाले हैं, तो आपके पास इतने दिन का समय है, आप दूसरी जगह देख लीजिए। अगर कोई भी ऐसा नहीं करता है और किराएदार उसकी कंप्लेन कर देता है कि ये मेरे पे जोर जबरदस्ती कर रहा है, यानी कि इसने मुझे कोई नोटिस भी नहीं दिया है, ऐसे मकान मालिक पर कानूनन कार्रवाई हो जाती है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।